हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपकी क्लास 12th की इस एक और वीडियो में। हम कर रहे थे यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट में हम ऑलमोस्ट सारा जितना भी कंटेंट है वो कवर कर चुके हैं। एक कंटेंट है जो हमने अभी तक सेपरेट किया हुआ है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में वो दिया हुआ है। और वो है जो हमने पार्ट 5 में रखा था, कार्य और कार्य परिवेश, व्यवसाय से संबंधित स्वास्थ्य और खतरे के सूचक। तो आज सिर्फ हम इस पार्ट को करेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम इसे पढ़ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्य एवं कार्य परिवेश। कार्य परिवेश का अर्थ है बच्चों आपके कार्य क्षेत्र का वातावरण। वातावरण से अर्थ यहाँ पे ये है कि वहाँ का ऑफिस का सेटअप कैसा है, देखने में कैसा है, कार्य करने में कैसा है, सुरक्षित है कि नहीं है, सहकर्मियों के साथ संबंध कैसे हैं, अधिकारियों के साथ संबंध कैसे हैं, ये सभी कार्य परिवेश में आते हैं। स्वस्थ कार्य संस्कृति एवं परिवेश सकारात्मक परिणाम लाता है। इसका अर्थ ये है कि अगर कार्य संस्कृति स्वस्थ होती है तो परिणाम हमेशा अच्छे होते हैं, सफलता वाले होते हैं, और ये अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। किसी भी कार्य परिवेश के लिए सुरक्षित और खुशहाल होना बहुत आवश्यक है, और ये वहाँ के जो कार्य प्रबंधक हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है कि वो इस तरह की संस्कृति का, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र में, अपने ऑफिस में या जहाँ पे भी कार्य हो रहा है वहाँ पे इस तरह का वातावरण विकसित करें। एक स्वस्थ कार्य परिवेश के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां होनी चाहिए? देखो बच्चों, एक कार्य परिवेश को हम स्वस्थ तभी कहेंगे या किस तरह से हम कर सकते हैं। एक संगठन प्रबंधक को, यानी वहाँ जो ऑफिसर है, अधिकारी है, उसे क्या करना चाहिए कि जो उनका मुख्य लक्ष्य है उत्पादकता को बढ़ाना, वो पूरा हो सके। उसके लिए उन्हें कार्य वातावरण को, कार्य क्षेत्र के वातावरण को स्वस्थ बनाना ही होगा। वो उसे रोचक और चुनौतीपूर्ण बनाकर वहाँ कार्य करने वाले लोगों के लिए अच्छा बना सकते हैं। वो उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, एक सकारात्मक कार्य परिवेश तैयार करें। सकारात्मक का अर्थ है जहाँ कार्य करने के लिए इंसान का मन करे, और मन वहीं करेगा जहाँ आपसी संबंध अच्छे होंगे, देखने में सुंदर होगा वो स्थान, सुरक्षित होगा, किसी तरह का लाइफ और स्वास्थ्य के लिए कोई खतरा ना हो, उनको आगे बढ़ने के अवसर मिले। और ये अवसरों के लिए अगर आवश्यकता हो प्रशिक्षण प्राप्त करने की, तो उनका जो कार्य क्षेत्र है वो उनके लिए प्रशिक्षण संबंधी कार्य की व्यवस्था करें, उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करें। वो जो भी कार्य करें उसके बदले में उन्हें उनके प्रति प्रतिपुष्टि मिले। प्रतिपुष्टि का अर्थ है उनको फीडबैक मिले कि आपने ये कार्य कितना अच्छा किया और किस प्रकार किया। लोग जो आपके साथी सहकर्मी हैं वो उसकी प्रशंसा करें। तो अधिकारी के लिए भी प्रशंसा करना आवश्यक है। इससे कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलता है और वो आगे आने वाली और चुनौतियों के लिए और चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्पर होते हैं, उत्साहशील बनते हैं। तो ये सभी कार्य एक संगठन प्रबंधक को करने चाहिए। अब इसके साथ साथ उन्हें और किन बातों का ध्यान देना चाहिए? अपने संगठन संबंधी आवश्यकताओं के साथ साथ जो कर्मचारी वहाँ पे कार्य कर रहे हैं उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना चाहिए। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, या उनके खुद के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है, तो उसको कंसीडर करना चाहिए। उसकी अनदेखी करके कोई भी कार्य क्षेत्र का वातावरण खुशहाल नहीं हो सकता और उत्पादकता बढ़ नहीं सकती। कार्य क्षेत्र सुरक्षित भी होना चाहिए और वहाँ कार्य करने वाले लोगों को योग्यता के अनुसार कार्य ज़रूर मिलना चाहिए, यानी कि उनके अंदर जो गुण और क्षमताएं हैं उनकी कद्र होनी चाहिए, उनकी इज्जत होनी चाहिए। कार्य की क्षमता को सुनिश्चित करना, व्यक्तियों में जो कार्य क्षमता है उसको सुनिश्चित करने का तरीका है उनकी योग्यता अनुसार उन्हें काम दिया जाए और आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण दिया जाए। उनके बीच में टीम भावना
और टीम उत्तरदायित्व का विकास करना भी संगठक का कार्य है। यानी कि वो सभी लोग मिलकर अलग अलग विचारों को रखते हुए भी मिलकर कार्य कर सकें और कर पाएँ, इस तरह की भावना का विकास करना भी एक स्वस्थ कार्य परिवेश के लिए आवश्यक है। तो ये सारी जो चीज़ें अभी हमने डिस्कस करी वो इससे रिलेटेड थी कि एक अच्छे कार्य परिवेश के लिए किन किन परिस्थितियों को जुटाने की आवश्यकता है। ये वो सभी परिस्थितियाँ थी और इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि एक कार्य प्रबंधक के लिए अपने कार्य परिवेश में किस तरह की स्थितियों को का निर्माण करना आवश्यक है, हम ये भी कह सकते हैं। या उसे उसका उद्देश्य, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या उसके उत्तरदायित्व हैं, इसके अंतर्गत भी इन सभी पॉइंट्स को हम लिख सकते हैं। अब आता है सेकंड टॉपिक, व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य खतरे एवं सुरक्षा कार्यक्रम। इसको हम इंग्लिश में अगर वर्ड यूज़ करें तो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स कहा जाता है। यानी कि जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो आप व्यवसाय करते हैं, उस व्यवसाय से संबंधित क्या स्वास्थ्य खतरे हो सकते हैं, यानी कि स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है क्या। जैसे देखिए, अगर कोई किसी फैक्ट्री में कार्य करता है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सामान बनता है या इलेक्ट्रिसिटी का काम चलता है, यूज़ में बहुत ज़्यादा होती है, तो करंट लगने का ख़तरा हो सकता है। किसी जगह लोहे के नहीं, बॉयलर्स के पास काम होता है, जैसे ईंट पकाने की भट्टी, या कोई रासायनिक पदार्थ उबाला जाता है या बनाया जाता है, तो उस रसायन से खतरा हो सकता है। उस रसायन से संबंधित जो गैसें बनती हैं उनसे खतरा हो सकता है। बॉयलर यूज़ हो रहे हैं तो गर्म पानी का, भाप का, इस तरह का कोई हाई टेम्परेचर से रिलेटेड खतरा हो सकता है। जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज होती है वहाँ पे शीत का खतरा हो सकता है। शीत का अर्थ है कि कोल्ड, बहुत ज़्यादा माइनस टेम्परेचर में अगर कोई चीज़ रखी है और कोई व्यक्ति उसे हैंडल कर रहा है तो उसके शरीर पर वो ज़्यादा समय तक वहाँ रहने की वजह से उसके शरीर पर नुकसान पहुँचा सकती है। इन सभी को हम व्यवसाय स्वास्थ्य संबंधी खतरे कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सभी व्यवसायों में कर्मचारियों की शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य कल्याण के लिए उच्चतम स्तर पर प्रोत्साहन और रखरखाव उपलब्ध कराना, यानी कि काम करते समय सभी को पूर्ण स्वास्थ्य मिले, यही व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य कहलाता है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ इसको कहते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसको आसान शब्दों में समझें तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ या व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य हम किसको कहेंगे कि कोई भी व्यवसाय हो, वहाँ पे जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनकी शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य को लेकर रख रखाव और प्रोत्साहन सबसे अच्छी तरह मैनेज किया जाए, यानी कि उनके तीनों प्रकार के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए और वैसी स्थितियों का निर्माण किया जाए, तो हम कहेंगे व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए किन उद्देश्यों को ध्यान में रखना है, या ऐसे कोई भी कार्यक्रम बनाया जाएगा तो उसके उद्देश्य क्या होंगे। कर्मचारियों के शारीरिक, मानसिक व स्वास्थ्य कल्याण को बनाए रखना, यानी कि जो बात अभी हमने करी थी वही पहला उद्देश्य है कि शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य कल्याण, कि उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, इस भावना को सबसे सर्वोपरि रखना है, यही सबसे पहला उद्देश्य है। अधिकतम मानव दक्षता और मशीन दक्षता प्राप्त करना, यानी कि व्यवसाय संबंधी जो वातावरण है वो इस प्रकार का स्वस्थ वातावरण होना है कि जहाँ जितने भी मनुष्य काम कर रहे हैं वो अपनी पूरी क्षमता से काम कर सके और मशीनों की भी पूरी क्षमता का यूटिलाइजेशन हो, यानी कि मशीनें भी तो तभी यूज़ हो पाएंगी जब वहाँ कार्य करने वाले मनुष्य ठीक होंगे। दुर्घटनाओं को कम करना और रोकना, किसी मशीन को हैंडल करते समय या किसी और कार्य में दुर्घटनाएं ना हो और कम हो, ये उनका उद्देश्य है। व्यवसाय संबंधी रोगों और क्षति को रोकना,
उस कार्य संबंधी विशेष रोग और मानव क्षति ना हो, ये रोकना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आवश्यकता अनुसार, जैसे इसको हम ये भी कह सकते हैं, जैसे कोई रसायन से संबंधित कार्यस्थल है और वहाँ पे उस रसायन से ही लोगों के शरीर में बीमारियाँ आ जाती हैं, तो ये व्यवसाय संबंधी रोग हो गया। आवश्यकता अनुरूप कार्यस्थल और कार्य परिवेश का निर्माण करना, जैसी आवश्यकता हो, यानी कि ऐसी आवश्यकता जिससे मनुष्य, वहाँ काम करने वाले मनुष्य स्वस्थ रह सके, उसके लिए जो भी आवश्यक हो उन सभी परिस्थितियों का निर्माण करना ज़रूरी है। जैसे जहाँ पे कोई ज्वलनशील पदार्थ का कार्य होता हो तो वहाँ पे आग बुझाने के लिए आवश्यक उपकरणों का होना अति आवश्यक है। कार्य संबंधी सुरक्षा के निरोधात्मक उपाय, यानी कि उस कार्य संबंधी जो जो हैजर्ड्स हो सकते हैं, खतरे हो सकते हैं, उनसे बचाव और उनको ना होने देने जैसी परिस्थितियों का निर्माण करना। एक व्यवसाय से भिन्न भिन्न प्रकार के खतरे कौन कौन से हो सकते हैं, इनको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। हम सबसे पहले भौतिक खतरे से शुरू करते हैं, क्लॉकवाइज। भौतिक खतरे हो सकते हैं जैसे ऊष्मा, शीत, शोर, विकिरण, विद्युत। ये हमने अभी बात की थी। ये ऊष्मा शब्द में आग की मात्रा नहीं लगी हुई है, बच्चों थोड़ा इसको ठीक कर लेना। भौतिक खतरे, इसका अर्थ ये है जैसे कहीं पे बहुत ज़्यादा हीट से संबंधित काम है तो वहाँ पे जलने संबंधी खतरा हो सकता है। शीत का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, कोल्ड स्टोरेज का। शोर, जहाँ पे मशीनें बहुत शोर करती हैं, वहाँ धीरे धीरे कार्य करने वाले लोगों की धीरे धीरे सुनने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, आँखों कानों के रोग ज़्यादा हो सकते हैं। विकिरण, जैसे आपने सुना होगा परमाणु बम, एटम बम जिसको बोलते हैं, ऐसे ही यहाँ पे या जहाँ पे रेडियो एक्टिव पदार्थों से संबंधित कोई कार्य होता हो वहाँ पे विकिरण का खतरा हो सकता है। विद्युत का खतरा तो आप समझते ही हैं, बिजली से करंट लग सकता है। रासायनिक खतरे, दूसरा नंबर। रासायनिक खतरे यानी कि जहाँ पे बहुत ही वोलेटाइल गैसेस या डस्ट निकलती है। डस्ट का अर्थ है यहाँ पे रासायनिक पदार्थों की डस्ट, धूल, सामान्य धूल नहीं, रासायनिक धूल। जैसे कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ हो जो वहाँ पे काम कर रहे लोगों काम करते समय उड़ते हैं वातावरण में और उस वहाँ कर्मचारियों के शरीर में चले जाते हैं, तो ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और बहुत सारे और भी भयंकर खतरनाक रोगों को जन्म दे सकती हैं। तीसरा है जैविक खतरे, जैसे कि जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, परजीवी। ऐसी जगह, ऐसी परिस्थितियों में काम किया जा रहा है जहाँ पे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, इन सब से रोज़ाना का आमना सामना है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए माइक्रोबायोलॉजी या जीवाणु संबंधी कोई प्रयोगशाला है, वहाँ पे ये कार्य करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी असावधानी उस जीवाणु के संपर्क में उन व्यक्तियों को ला सकती है। अभी अगर हम रीसेंट का एग्जाम्पल लें तो अगर हम कोरोना वायरस को देखें तो ये भी एक विषाणु है और इतना खतरनाक विषाणु है कि जो डॉक्टर्स हैं, जिनको सभी सुरक्षा संबंधी सभी उपाय पता है, सभी मेडिसिन पता है, वो इतने सुरक्षा संबंधी गियर्स पहनते हैं, किट पूरी पहनते हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है और उनको रोग लग जाता है। तो ऐसे ये भी एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है, यानी कि ये व्यवसाय स्वास्थ्य से संबंधित एक खतरा है। इसको आप इस कैटेगरी में रख सकते हो, यानी उस विषाणु से उन्हें खतरा है जिस विषाणु का वो इलाज कर रहे हैं। इसी तरह अगला है यांत्रिक खतरे। यांत्रिक खतरे मतलब मैकेनिकली जो चीज़ें हो जाती हैं, जैसे चोट लग गई, गिर गए, किसी चीज़ से खरोंच आ गई, ये सभी चीज़ें यांत्रिक खतरे में आती है। ऑर्गेनोमिक विकार, इस टॉपिक को हम आगे भी पढ़ेंगे बच्चों। ऑर्गेनोमिक विकार का अर्थ है पोस्चर संबंधी या जो उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं उससे संबंधी कोई समस्या खड़ी हो जाना। जैसे कोई व्यक्ति पूरे दिन बैठ के और गर्दन झुका के काम करते रहते हैं, जैसे लोग यूजुअली फ़ोन पे या कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो उनके शरीर का पोस्चर बिगड़ जाता है बैठे बैठे, उस वजह से उन्हें बीमारियां हो जाती हैं। ये ऑर्गेनोमिक उसमें
विकार में आता है। अगर उसके कंप्यूटर की पोजीशन और उसकी चेयर की पोजीशन सही हो तो हम इस विकार से बच सकते हैं, इसे अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये हम आगे दोनों चीज़ें, मशीन और इंसान का संबंध, ये हम सुकार्यिकी या अर्गोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक खतरे। जैसे अगर कार्य हमारी पसंद का ना हो तो कार्य में असंतुष्टि हो सकती है। असंतुष्टि अवसाद को जन्म दे सकती है। अवसाद हमें उस कार्य से बचने की और धकेल सकता है, यानी कि व्यक्ति अनुपस्थित हो जाएगा, व्यक्ति में असुरक्षा का भाव आ जाएगा। तो ये मनोवैज्ञानिक खतरा हो गया। यानी कि व्यवसाय से हमने 5 प्रकार के खतरों की अभी चर्चा की: भौतिक, रासायनिक, जैविक, यांत्रिक और मनोवैज्ञानिक। अब है व्यवसाय स्वास्थ्य संबंधी यानी ऑक्यूपेशनल हेल्थ से रिलेटेड क्या उपाय किए जाएं और उन उपायों से क्या लाभ होगा। यानी जो उपाय हम पहले पढ़े थे अभी, उनके लाभ क्या हो सकते हैं और क्या सुरक्षा कार्यक्रम हर व्यावसायिक स्थान पर होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या क्या सुरक्षा कार्यक्रम होना चाहिए उसको पढ़ते हैं। रोजगार संकटों के विश्लेषण का मूल्यांकन। इसका अर्थ ये है कि रोजगार से संबंधित क्या क्या संकट हो सकते हैं, किस किस तरह की परेशानियां, समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, उन सभी का पहले मूल्यांकन किया जाए। यानी कि सबसे पहले तो यही जांच कर ली जाए कि प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो सकती है, स्वास्थ्य से संबंधित क्या खतरा आ सकता है। खतरे की रोकथाम और नियंत्रण दूसरा स्टेप है। जब हमें खतरे का पता चल गया तो हम उसकी रोकथाम कैसे करेंगे, उसको, अगर रोकथाम का अर्थ है उसे ना होने पाए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। और जैसे हम अभी हम सभी घर के अंदर रहते हैं, ये हम रोकथाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कोरोना वायरस से हम बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये रोकथाम का तरीका है। फिर है नियंत्रण। फिर नियंत्रण कैसे किया जाए, अगर वो खतरा आ ही गया है तब उसे कंट्रोल में कैसे किया जाए। जैसे आपने अभी हाल ही में जो सब चल रहा है उसमें आपने सुना है कि इस जगह को सील कर दिया गया है, ये कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। उसका अर्थ क्या है, वहाँ जो रोग फैला हुआ है वहाँ से अब वो बाहर ना जाने पाए, आगे ना फैले, तो हम उसे क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जो सील किए जा रहे हैं क्षेत्र कोरोना वायरस के चक्कर में, या कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, ये नियंत्रण करने का प्रयास है। फिर है स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दों पर स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाए कि इस कार्य को कैसे कंट्रोल करना है। प्रबंध समिति की प्रतिबद्धता। इसका अर्थ है जो वहाँ की प्रबंधक समिति है उसको इस कार्य के प्रति हमेशा ईमानदार और इसे प्रॉपरली करते रहना पड़ेगा। कर्मचारियों की भागीदारी, जो कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी भागीदारी भी उसमें अवश्य ही होनी चाहिए, तभी उस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकता है। और जिन व्यक्तियों को ये परेशानी हो गई है या हो सकती है, उनको पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी परामर्श, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो ठीक होने के बाद तो दोबारा उसका पुनर्वास का कार्यक्रम भी होना चाहिए ताकि उनका रोज़गार ख़त्म ना हो। अब इन सबसे क्या लाभ होगा, अगर वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो कमाई भी की क्षमता भी ज़्यादा होगी, जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो जाएगी। दुर्घटनाओं की वजह से जो स्थायी या अस्थायी अपंगता हो जाती है उसकी रोकथाम हो जाएगी। वहाँ काम करने वाले व्यक्तियों का मनोबल अच्छा होगा, वो ज़्यादा उत्पादन करेंगे, ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, उपस्थित रहेंगे तो उत्पादक कार्य करेंगे, और अगर उपस्थित रहेंगे, कार्य करेंगे तो उन्हें उसी तरह से उनको उसके प्रगति के अवसर प्राप्त होंगे। तो कर्मचारियों और उस ऑक्यूपेशन का जो सिस्टम है उसके बीच में कोई झगड़े नहीं होंगे, मुकदमेबाजी नहीं होगी, तो वो खर्च बचेगा और मुख्य व्यवसाय पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिसकी वजह से उत्पादकता और क्षमता बढ़ेगी और कर्मचारी ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे और निष्पादन का कार्य बेहतर करेंगे। तो बच्चों, ये यहाँ तक हमने ये टॉपिक छोड़ दिया था जो अभी हमने कंप्लीट किया है। इससे पहले पार्ट 5 का 2 वीडियो मैंने डाले थे, जिसमें पार्ट 1 था और दूसरा था 2.0। 2.0 के बीच में से ये पार्ट मैंने एडिट किया था। तो इससे संबंधित जो मूल्यांकन प्रश्न है या पुनरावलोकन प्रश्न है वो पार्ट 5 के 2.0 वीडियो में दिए हुए हैं। मुझे उम्मीद है आप उन प्रश्नों को वहाँ से
कर लेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, आपने इतना टाइम लगाया इस वीडियो को देखने में। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट 2 के वीडियो में, यानी चैप्टर 2 के वीडियो में। थैंक यू। हैव ए गुड डे। सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और अपना ख्याल रखिए।